हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, बट बिफोर दैट वी हैव टू रिकॉल आवर प्रीवियस लेक्चर. सो हियर, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? षट पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विवेचन हम लोगों ने कंप्लीट किया था. तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. उससे पहले हमने एक छोटा सा पॉइंट देखा था जो था सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेद महामति. ठीक है, हमने देखा था इसका मतलब क्या होता है बच्चों. फॉर आयुर्वेद के लिए आया है और इसके अंदर जो चक्रपाणि ने न्याय बताया है वो कौन सा है? गोबली वर्द न्याय है. फिर हमने देखा था कि त्रिस्कंद का पर्याय, वो ये त्रिस्कंद किसका पर्याय है? त्रिसूत्र का ही पर्याय है. फिर महामति देखा था. महामति जो वर्ड है वो किसके लिए आता है? भारद्वाज के लिए आता है. एक और हमने देखा था, क्या था भारद्वाज के लिए? उग्र तपा. अब रिकॉल कर लेना कि दीर्घ तपा किसके लिए था. बहुत बार ये रिवाइज हो गया है, अब लर्न हो जाना चाहिए सबको. दीर्घ तपा किसके लिए था? खुद से अपने मन में बोलना. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था षट पदार्थ विज्ञान. तो षट पदार्थ विज्ञान में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि चरक ने हमें 6 बताया है. इसका क्रम सबको याद करना था. सामान्य, विशेष, उसके बाद बताया था गुदकस. फिर हमने देखा था न्याय दर्शन ने पदार्थ 7 माने हैं, जिसमें 6 तो चरक वाले ही हैं और एक क्या एडिशन हुआ था उनका? अभाव. तो ये अभाव ही पूछा जाता है क्योंकि ये अलग से ऐड हुआ था, तो इसी को इक्वेशन यहीं से आता है. फिर हमने देखा था वैशेषिक दर्शन ने सेम चरक की तरह 6 ही माने हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया. पहला है मुख्य पदार्थ और दूसरा है उपपदार्थ. मुख्य पदार्थ के अंदर द्रव्य, गुण, कर्म लिया था इन्होंने, और उपपदार्थ के अंदर सामान्य, विशेष और समवाय को इंक्लूड किया था. फिर हमने देखा था अष्ट ज्ञान देवता, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया. फिर उसके बाद था आयुर्वेद की परिभाषा. हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते. इसका रेफरेंस याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ पूछा गया है. तो वो आता है चरक के सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में. फिर हमने आयु के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसके प्रकार पढ़े थे. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके लक्षण पढ़े थे. फिर हमने पढ़ा था पर्याय. तो प्रकार हमने देखे थे. सुखायु 4 होते हैं प्रकार: सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु. लक्षण और परिभाषा एक ही चीज़ है. शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगो धारी जीवितम. फिर हमने इसके पर्याय देखे थे: धारी, जीवितम, नित्यक, अनुबंध. ठीक है, एक एक्स्ट्रा देखा था चेतना, अनुप्रवृत्ति, जिसको हम चरक के सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में पढ़ेंगे. फिर हमने एक रेफरेंस देखे थे कुछ, जो कि इम्पोर्टेंट रेफरेंस है. तस्या आयुषम पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मता. आयुर्वेद सभी वेदों में पुण्यतम यानी कि श्रेष्ठ वेद है, और ये सुश्रुत का श्लोक नहीं है. ये हमारी यहाँ पर मिस्टेक होती है. फिर हमने देखा था कि आयुर्वेद उभय यानी कि दोनों लोकों में हितकारी है. यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सामान्य और विशेष. चलिए, तो निकालो श्लोक नंबर 44. सामान्य तथा विशेष की परिभाषा. और ये जो श्लोक अभी हम 2-3 श्लोक जो पूरा सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, ये सभी को याद होने चाहिए. ये तुम्हारे यूजी में भी आते हैं और पीजी में भी यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आ जाते हैं. तो श्लोक तुम्हें याद होना चाहिए. अब देखिए, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम हास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उपश्यतु. सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला, मतलब सदा सर्वदा सर्व भावों की वृद्धि करने वाला क्या होता है बच्चों? सामान्य होता है.
तो सर्वदा यानी कि सदा, सर्व मतलब सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है। हास हेतु विशेषस्य, हास मतलब किसी चीज़ को कम करना, वृद्धि मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, तो विशेष जो होता है वो क्या होता है, हास करने वाला होता है। तो सामान्य क्या करता है, वृद्धि करता है सभी भावों की, और विशेष जो होता है वो सभी भावों की, सभी को क्या करता है, कम करने वाला होता है। चलो हिंदी पढ़ लेते हैं अब। सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और हास का कारण विशेष होता है। इस आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति की जाती है, अर्थात इन दोनों की प्रवृत्ति यानी कि क्रिया यानी कि चिकित्सा से दोष धातु एवं मलों की वृद्धि और हास किया जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि देखो, अगर कोई चीज़ बढ़ी हुई है, अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ बढ़ गई, जैसे कि दोष कुपित हो गए, तो हम क्या करेंगे, विशेष से चिकित्सा करेंगे, हास करेंगे उनको कम करेंगे। और अगर कोई चीज़ कम हो गई है, धातुओं का कोई क्षय हो गया है, धातुएं हमारी कम हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी जैसी सेम चीज़ उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ इसमें विमर्श में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, सामान्य 3 प्रकार का होता है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द्रव्य सामान्य। तो इसका एग्जाम्पल, बच्चों इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो तुम्हें विमर्श के एग्जाम्पल ज़रूर से याद रखने हैं। देखो, मांस खाने से मांस बढ़ता है, सही बात है। अगर हम कोई सेम चीज़ को सेम चीज़ में ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो मांस खाने से मांस बढ़ता है, क्योंकि बकरे के मांस में जो मांसत्व है वही मनुष्य के मांस में भी पाया जाता है, इसलिए मांस के खाने से मांस की वृद्धि होती है। तो हमें याद रखना है कि कोई भी सेम चीज़ अगर हम किसी चीज़ में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं, मिला रहे हैं वहाँ पर, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, द्रव्य सामान्य का। वैसे तो एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बुक के ही आते हैं, लेकिन तुम्हें कहीं पे गाइड के क्वेश्चंस करोगे या फिर किसी और कोचिंग से कहीं से क्वेश्चंस करोगे ना, तो तुम्हें मिलेंगे वहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स देख के तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ द्रव्य सामान्य है, गुण सामान्य है या कर्म सामान्य है, तो तुम्हें समझना है। ठीक है, तो हमने देखा कोई सेम चीज़ अगर हम एक सेम चीज़ में एडिशन कर रहे हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, द्रव्य सामान्य का। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गुण सामान्य। तो देखो, गुण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ ना, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को हम गुण कहते हैं। तो देखो, दूध एवं घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। दूध और घी में जो गुण मधुर स्निग्ध शीत होते हैं, इसी प्रकार अन्य जो भी द्रव्य मधुर स्निग्ध शीत होते हैं वे सभी द्रव्य शुक्रवर्धक होते हैं। तो अब इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम्पल द्रव्य सामान्य का है या गुण सामान्य का है, क्योंकि इसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। एडिशन हम लोगों ने ऊपर सिर्फ एडिशन कर दिया सेम चीज़ का, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। जैसे दूध और घी में जो गुण होते हैं वो कौन से होते हैं, मधुर होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है। ठीक है, वही गुण हमारे वही गुण जो है वो शुक्र में पाए जाते हैं। तो जब हम सेम प्रॉपर्टीज़ वाली कोई चीज़ अगर दूसरी सेम प्रॉपर्टीज़ वाली दूसरी चीज़ में ऐड करेंगे तो क्या होगा, उससे भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा वो, और उसके गुण भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो गुण सामान्य में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब देखो, इसमें वे सभी द्रव्य शुक्रवर्धक होते हैं, नहीं यहीं से पढ़ते हैं। दूध एवं घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। दूध और घी गुण में मधुर स्निग्ध शीत होते हैं, इसी प्रकार अन्य जो भी द्रव्य मधुर स्निग्ध शीत होते हैं वे सभी द्रव्य शुक्रवर्धक होंगे, क्योंकि शुक्र में भी यही प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। इसलिए दूध और घी की तरह जो भी मधुर स्निग्ध शीत गुण वाले होंगे वो क्या करेंगे, इसको वृद्धि करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कर्म सामान्य। कर्म का मतलब क्या होता है, कर्म का मतलब होता है एक्शन। ठीक है, कर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्शन। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी से हम एक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो कर्म के अंदर आएगा।
तो देखो, वायु का कर्म चंचल होता है, हम सब जानते हैं कि वायु का कर्म चंचल होता है, अतः दौड़ने से वायु बढ़ता है। अब देखो, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बॉडी से कर्म हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किस में चला जाएगा, कर्म सामान्य में चला जाएगा। देखो, सामान्य, यहाँ पर सामान्य का जो काम है ना वो वृद्धि करना है, तो वृद्धि तो हर चीज़ में होगी, उसके हर टाइप में होगी। अब वो किस तरीके से हो रही है, द्रव्य सामान्य में कोई सेम चीज़ ऐड करेगा, वहाँ कोई स्पेसिफिकली नहीं बताएगा, सिर्फ सेम चीज़ों को ऐड करेगा, ठीक है। और गुण सामान्य में क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख के वहाँ एडिशन करवाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे गुण देखेंगे। और नेक्स्ट है कर्म सामान्य, तो वहाँ जो वृद्धि करवाएगा ना, वहाँ जो एडिशन होगा वो तुम्हारे बॉडी के मूवमेंट से होगा, या फिर वहाँ पे कोई भी एक्शन हो रहा होगा, तब वहाँ पर हमारी वृद्धि होगी। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका हो गया, कर्म सामान्य का हो गया। सेम चीज़ हम लोग विशेष के साथ देखेंगे, ठीक है। विशेष के यहाँ पर सेम चीज़, सेम एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, यहाँ से कोई भी डाउट आता है तो पूछ सकते हो। सेम चीज़ है, जैसे कि देखो, द्रव्य विशेष, इसके भी 3 ही सेम टाइप होते हैं, द्रव्य विशेष। अब यहाँ पर खुद से सोचो, द्रव्य विशेष मतलब हम कोई ऐसे 2 द्रव्यों को ऐड करेंगे जो क्या होगा, जिनको एडिशन के बाद क्या होगा, जो पहला वाला जो अमाउंट है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहले वाला द्रव्य बहुत ज़्यादा था, तुमने उसके अंदर दूसरा ऐसा द्रव्य डाला उसका जो अमाउंट था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि विशेष का मतलब होता है, विशेष काम क्या करता है, ह्रास करता है, किसी चीज़ की कमी करता है। तो यहाँ पर ये होगा द्रव्य विशेष। सेम यहाँ पर गुण विशेष, ठीक है। ऐसा कोई गुण हम उसके अंदर डालेंगे जो क्या करेगा, जैसे मान लो किसी की बॉडी में कफ की वृद्धि हो रखी है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे उसको कि वात वाली चीज़ें खाओ जिससे कि कफ कम हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से गुण विशेष। फिर वैसे ही सेम जो होगा ना बच्चों, वो सेम किसके अंदर आएगा, कर्म विशेष के अंदर आएगा, वहाँ कोई काम हो रहा होगा। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कम करेंगे, कम तीनों में होगा, क्योंकि ये किसके टाइप है, विशेष के टाइप है, ठीक है। यहाँ पर द्रव्य से कम करेंगे और यहाँ पर कर्म से कम करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा कंसेप्ट किसका बन जाता है, सामान्य और विशेष का। देखो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तुम्हें सब समझ में आ जाएंगे, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो वापस पूछ लेना। अब देखो, यहाँ पे एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला, बच्चों देखो यहाँ पर सामान्य और विशेष की डेफिनेशन उसने पहले भी दे दी, अब वापस से सामान्य और विशेष की एक और डेफिनेशन यहाँ पर दे रहा है। देखो, सामान्य एकत्व कर्म, ठीक है। सामान्य जो होता है वो एकत्व मतलब एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला होता है। अब इसका मतलब क्या है, सामान्य जो होता है वो यूनिटी लेके आता है। क्यों, क्योंकि वो एडिशन कर रहा है ना, तो वो यूनिटी लेके आता है। अब खुद से सोचो, तुम्हें ये क्वेश्चन दे दे सामान्य एकत्व कर्म, ठीक है। पहले चलो इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सामान्य क्या होता है, एकत्व बुद्धि उत्पन्न करने वाला होता है, एकत्व कर्म यूनिटी लाने वाला होता है। विशेषस्तु पृथक्कृत, विशेष जो होता है वो पृथक करने वाला होता है, पृथक मतलब सेपरेशन लाने वाला होता है, सेपरेट करने वाला होता है चीज़ों को। पहली डेफिनेशन हमने देख ली, अब हम दूसरी डेफिनेशन इनकी देख रहे हैं। फिर देखो, तुल्य अर्थता ही सामान्य, तुल्य अर्थ, तुल्य का मतलब होता है सेम, तो किसी भी चीज़ का सेम अर्थ बताने वाला क्या होता है, सामान्य होता है। और विशेषस्तु विपर्य, मतलब विपर्य मतलब इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या होगा, विशेष होगा, कि वो सामान्य अर्थ बताने वाला नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सामान्य एकत्व कर्म, एकत्व करने वाला होता है, और तुल्य अर्थ बताने वाला होता है। विशेष जो होता है वो पृथक करने वाला होता है, और यहाँ पर तुल्य अर्थ वो नहीं बताता, मतलब सामान्य के ऑपोजिट होता है। अब हम देखते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य, फिर यहाँ पर डैश करके दे देगा कि बताओ क्या है ये। तो याद रखना, एकत्व कर्म, श्लोक की एक एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है इसकी से, तो सब एकदम अच्छे से याद करना। इसको नहीं समझ में आए वापस पूछना, मैं वापस से इसको पूरा बताऊंगी, ठीक है। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है, जो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है वह विशेष,
अर्थात जो अलग करने वाली बुद्धि है उसे विशेष कहा जाता है। सामान्य तुल्य, तुल्य का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। तुल्य अर्थ को बतलाता है, विशेष इनसे विपरीत अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। चलो अब हम इसमें थोड़ा सा और अच्छी चीज़ों में एडिशन करते हैं। देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये जो श्लोक है, ठीक है, ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 44, देखो अब हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। तुमसे ये क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर सिर्फ इतना क्वेश्चन दे दे, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, और तुमसे पूछे इसके अंदर द्रव्य सामान्य है, गुण सामान्य है या कर्म सामान्य है, ठीक है, तो तुम क्या आंसर करके आओगे? देखो, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, कोई हम सेम चीज़ अगर सेम चीज़ में ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर कोई गुण नहीं बताया, कोई कर्म नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक सेम चीज़ में सेम चीज़ को ऐड करके सामान्य की डेफिनेशन वो दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? द्रव्य सामान्य होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, सिर्फ ये लिख के दे देगा, फिर पूछेगा बताओ ये क्या होता है, तो द्रव्य सामान्य होता है। नेक्स्ट देखो, हास हेतु विशेषस्य, ठीक है, ये तुम्हें दे देगा और फिर पूछेगा कि बताओ ये किसके लिए पूछा गया है, मतलब ये कौन सा इसके अंदर विशेष है, तो वही सेम चीज़, ठीक है, किसी चीज़ का एडिशन करके हम किसी चीज़ को कम करना यहाँ बता रहा है कि भाई विशेष जो होता है उसका काम होता है कम करना, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा द्रव्य विशेष, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार ये देखो क्वेश्चन आया था प्रवृत्ति रुभश्यतु, और यहाँ पर पूछा था किसके लिए है, किसके लिए है, ठीक है, तो याद रखना ये हमारे पास किसके लिए है? सामान्य और विशेष के लिए है, ठीक है। प्रवृत्ति रुभश्यतु पूछा जाएगा किसके लिए? सामान्य और विशेष के लिए, ठीक है। इसके ऊपर अब देखो, यहाँ पर नेक्स्ट वाले श्लोक में आते हैं। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि सामान्य एकत्व कर्म जो है इसके अंदर कौन सा सामान्य है, क्या बता के आओगे? एकत्व करना मतलब किसी चीज़ को यूनाइट करना, ठीक है, किसी चीज़ को एकत्व करना, यूनाइट करना, क्या ये किसी चीज़ का गुण, ये मतलब गुण नहीं हो जाएगा? कि भाई देखो, कुछ लोग होते हैं क्लास में भी अपने, कुछ लोग होते हैं, तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हर किसी की बुराई करके सबको अलग करने का काम करते हैं, ठीक है, और एक वो लोग होते हैं जो यूनिटी करने का काम करते हैं। तो ये क्या हुआ, उन दो लोगों का गुण हो गया ना, उस पर्टिकुलर पर्सन का क्या हुई? प्रॉपर्टी हो गई, वो अच्छाई हो गई, वो गुण हो गई, तो ये वो यहाँ पे गुण हो गया, ठीक है। तो सामान्य एकत्व कर्म, तो ये सामान्य एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला है, तो यहाँ पर ये इसका गुण है, तो ये जो होगा वो क्या होगा? गुण सामान्य होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये गुण सामान्य होगा। अब सेम चीज़ वो दूसरे वाले, ये तो हो गया वो अच्छे लोग जो यूनिटी को प्रमोट करते हैं। दूसरा विशेषस्तु पृथक्कृत, अब दूसरे वाले लोग जो बुराइयां करके इधर उधर लड़ाइयां करवाते हैं, ठीक है, तो ये जो पृथक्कृत है ये भी तो इसकी एक प्रॉपर्टी है ना भाई, सामने वाला लड़ाई करवाने में पूरा सक्षम है, तो ये भी तो उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पर विशेषस्तु पृथक्कृत में क्या आएगा? यहाँ पर गुण विशेष। ऐसे ही अपनी बुक में लिख लेना जिससे तुम्हें याद रहे। फिर देखो अब बच्चा नेक्स्ट, तुल्य अर्थ ही सामान्यम। अब देखो सामान्य जो है ना वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? तुल्य अर्थ को, किसी चीज़ के अर्थ को बता रहा है, सेम चीज़ों को निकाल के बता रहा है, बेचारा काम कर रहा है। तो यहाँ पर काम करने में क्या आएगा? कर्म सामान्य। सेम इधर यहाँ पर ये क्या कर रहा है? विपरीत अर्थ को बता रहा है उससे, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों?
कर्म विशेष। तो ये हमारा सबको सारे क्वेश्चंस इससे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ऊपर देखो, यहाँ पर विमर्श में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है। देखो ये रहा, इसी प्रकार नंदी पुराण में ये कहा गया है। ठीक है, ये रेफरेंस पूछा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम साधनम यथा। तो ये साधन करके याद रखना कि ये किसका श्लोक है, नंदी पुराण का है। यहाँ गलत मत करके आ जाना, तुमने ऐसा ही एक श्लोक पढ़ा था जिसके अंदर ध्यान हो तो यहाँ पर हमारा मूलम उत्तम करके लिखा आया था उस जगह पे, तो यहाँ से गलत नहीं करना है। इसका रेफरेंस पूछा जाता है तो ये नंदी पुराण का, तो इसे याद रखना है, इसमें नंदी जी का साधन, नंदी का साधन ऐसे याद रख लेना, इससे भूलोगे नहीं कि साधन वाला जो श्लोक है वो किसका है, नंदी पुराण का है। चलो अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 46। देखो, हाँ, लोक जीव आत्मा का आधार। चलो, लोक जीव आत्मा का आधार। तो अब इसके अंदर देखो, जैसे जैसे मैं टिक कर रही हूँ वैसे वैसे करना है। सत्व आत्मा शरीरम, मतलब सत्व आत्मा और शरीर, यहाँ पर है त्रिदंड। इसको क्या बोलते हैं, त्रिदंड। इसको बोलते हैं त्रिदंड। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ना त्रि करके वो सारी चीज़ें लिखी थी, तो वो त्रिदंड। तो इसमें याद रखना, सत्व आत्मा और शरीर, इसको बोलते हैं त्रिदंड। देखो, सत्व आत्मा शरीर त्रयम एत त्रिदंडवत लोक तिष्ठति संयोग तत्र सर्व प्रतिष्ठितम। इसको भी यहाँ पर टिक करो और लिखो। क्वेश्चन ऐसे आता है, फॉर, किसके लिए है ये, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो लिखना त्रिदंड के लिए। और त्रिदंड क्या होता है, सत्व यानी कि मन, आत्मा और शरीर, इनको त्रिदंड बोलते हैं। तो तीन दंडे के समान सत्व, आत्मा और शरीर है, तो सत्व, आत्मा और शरीर को मिला के क्या बोलते हैं, त्रिदंड बोलते हैं। ऐसे याद कर लो, सांस जो होती है वो डंडे से मारती है। ठीक है, सांस मतलब सत्व, आत्मा और शरीर, इनके संयोग से ये लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित रहता है। तो लोक तिष्ठति, इन्हीं के क्या होता है, संयोग से लोक तिष्ठति, तिष्ठति मतलब रहना, लोक जो है वो रहता है, संयोग तत्र मतलब इनके संयोग से सर्व प्रतिष्ठितम, और उस जो जीव आत्मा युक्त शरीर है उसी शरीर में सब कुछ, सर्व मतलब सब कुछ प्रतिष्ठित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसके लिए है, तो याद रखना ये किसके लिए है, त्रिदंड के लिए है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आयुर्वेद का अधिकरण। इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद का अधिकरण में, तो सबसे पहले देखो, सा मास चेतन है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ये जो सा वर्ड है ना, ये किसके लिए आया है, तो याद रखना इसका रेफरेंस पूछा जाता है। ये जो सा वर्ड है वो किसके लिए आया है, तो ये सा वर्ड त्रिदंड के लिए आया है, त्रिदंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी। उस सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को ही पुमान यानी कि पुरुष कहते हैं। वही सत्व, आत्मा और शरीर युक्त चेतन है, वही मिलित रूप से सत्व, आत्मा और शरीर इस आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण यानी कि चिकित्सा का विषय है। इसी सत्व आदि विशिष्ट लोक के लिए इस आयुर्वेद शास्त्र का प्रकाश किया गया है।
तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद का अधिकरण क्या है। तो आयुर्वेद का अधिकरण क्या है? सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग से बना हुआ पुरुष। दोबारा सुनना, आयुर्वेद का, इसकी क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। आयुर्वेद का अधिकरण क्या है? सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग से बना हुआ पुरुष, वही सत्व, आत्मा और शरीर युक्त चेतन है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, लिख लो इसको, इसकी जो फ्रेमिंग है उसको लिख लो। देखो, लिखो, आयुर्वेद का अधिकरण। आयुर्वेद का अधिकरण इसके आगे लिखो, त्रिदंडात्मक पुरुष। ठीक है, इसके आगे लिखो एरो लगा के, चिकित्सा का अधिकरण। इसको लिख लो, हमेशा बस यही पढ़ना है, यही आता है। तो सा पुमाश चेतन है, पुमाश मतलब पुरुष, सा मतलब त्रिदंड और चेतन पुरुष जो होता है वो अधिकरण, उसको बोलते हैं आयुर्वेद का अधिकरण। सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, मेनली तो सिर्फ यही याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द्रव्य गणना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, खा आदि अन्य आत्मने कालो दिशा द्रव्य संग्रह। खा का मतलब होता है आकाश, खा जो वर्ड आया है वो आकाश के लिए आया है। आकाश आदि, आदि का मतलब बाकी के पंच महाभूत पूरे। ठीक है, आकाश, वात, अग्नि, जल और पृथ्वी, और फिर उसके बाद है आत्मा। तो खा आदि के अंदर हमारे कितने हो गए? ये 5 हो गए। खा जो होता है वो वर्ड किसके लिए आता है? कोई भी ब्लैंक स्पेस के लिए, कोई भी एम्प्टी स्पेस के लिए। तो आकाश कैसा होता है? एकदम ब्लैंक होता है। तो यहाँ पर जो खा वर्ड है वो आकाश के लिए आया है। खा आदि 5, आत्मा, मन, काल और दिशा, इनको मिला के क्या बोलते हैं? द्रव्य संग्रह। ये जो होता है वो क्या बोलते हैं? द्रव्य संग्रह। तो टोटल ये द्रव्य संग्रह कितनी चीज़ें हो गई? 9 हो गई ना। 5 तो पंच महाभूत हो गए और 4 क्या हो गए? मन, आत्मा, मन, काल और दिशा। सा इंद्रिय चेतन द्रव्य निर इंद्रियम अचेतनम। तो इन्होंने बोला है जो भाई सा इंद्रिय, जो इंद्रिय युक्त है वो क्या है? चेतन द्रव्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चेतन द्रव्य इंद्रिय युक्त है या फिर इंद्रिय रहित है। तो याद रखना, चेतन द्रव्य सा इंद्रिय, इंद्रिय युक्त होते हैं, और जो अचेतन द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं? निर इंद्रिय होते हैं, मतलब इंद्रियां नहीं होती, वो इंद्रिया रहित होते हैं। ये हमारा श्लोक हो गया पूरा। अब हम हिंदी पढ़ते हैं। खा आदि 5, जैसे खा मतलब आकाश, वात, अग्नि, जल और पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये द्रव्य का संग्रह संख्या में 9 है। इन द्रव्यों में 2 विभाग होते हैं। जो द्रव्य इंद्रिय युक्त होते हैं उसको चेतन द्रव्य कहते हैं। जिन द्रव्यों में इंद्रियां नहीं होती उनको अचेतन द्रव्य कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। पूछा जाए कि द्रव्य संग्रह कितना होता है तो टोटल 9 होता है। क्या क्या? पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। अब देखो, पहला टॉपिक आता है कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, 2 है। तो देखो, कारण द्रव्य के 9 भेद बताए गए हैं। तो कारण द्रव्य कितने हैं टोटल? 9 है। देखो अब क्या क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, मन, काल और दिशा। क्या तुम्हें देखा देखा सा नहीं लग रहा? अभी नहीं पढ़ के आए इसको, है ना? अभी पढ़ के आए हो। तो देखो क्या पढ़ के आए थे, क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य संग्रह बोलते हैं। तो क्या हम लोग कारण द्रव्य को द्रव्य संग्रह नहीं बोल सकते? भाई
वो भी तो वही था ना, सेम ही वो चीज़ थी। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्य संग्रह, क्योंकि ये सेम है। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश, ये हमारे पास क्या हो गए, पांचों पंच महाभूत हो गया। और ये क्या हो गया, आत्मा, मन, काल और दिशा। तो कारण द्रव्य टोटल 9 होते हैं, जिनको हम द्रव्य संग्रह भी कह सकते हैं, और पंच महाभूत प्लस आत्मा, मन, काल और दिशा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कार्य द्रव्य। अब पूछा जाएगा कार्य द्रव्य कितने होते हैं। तो कार्य द्रव्य जो होते हैं ना, तो कार्य द्रव्य जो होते हैं वो होते हैं बच्चों अपरिसंख्य। अब तो कंफ्यूजन हो गया कि अपरिसंख्य, यहाँ तो 2 ही दे रखे हैं, चेतन और अचेतन। अपरिसंख्य बहुत इंपॉर्टेंट है, BHU 2007 में पूछा गया था। ठीक है, अपरिसंख्य मतलब इनफाइनाइट होते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कारण द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो बता क्या होगे, चेतन और अचेतन। तुमसे पूछा जाए कारण द्रव्य कितने होते हैं, तो वहाँ पर आंसर अपरिसंख्य दे के आओगे, चाहे वहाँ पे 2 भी ऑप्शन में हो, लेकिन आंसर अपरिसंख्य दे के आओगे। क्यों? क्योंकि कार्य यहाँ पर इन लोगों ने 2 में इसको कैटेगराइज तो कर दिया है, लेकिन कार्य तो कितने भी हो सकते हैं ना। कितने कार्यों को गिनोगे, गिन ही नहीं सकते हम उनको। तो आंसर इसका अपरिसंख्य जाता है। अगर अपरिसंख्य ऑप्शन में नहीं है तो ही हम चेतन और अचेतन यानी कि 2 इसका आंसर टिक करके आएंगे, नहीं तो हमें अपरिसंख्य को ही प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि कार्य कितने भी हो सकते हैं। कार्य मतलब एक्शन, तो एक्शन तो कितने भी हो सकते हैं ना, कितने भी कार्य हो सकते हैं। अब देखो एक बार इसको देख लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। चेतन द्रव्य बहिरस चेतन, अंतश्चेतन और अचेतन द्रव्य कौन से, जो प्राकृतिक होंगे और कुछ कृत्रिम होंगे, यानी कि कुछ तो नेचुरल होंगे, कुछ आर्टिफिशियल होंगे। ठीक है, और ये बहिरस चेतन जो जांगम, देखो बहिरस चेतन जो होते हैं वो 4 में डिवाइड होते हैं आगे चल के। जरायुस, जरायुस वो होते हैं जिनके ऊपर एमनियोटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं तो वो जरायुस की कैटेगरी में आते हैं। अंडस वो होते हैं जो कि अंडे को फोड़कर अंडे में से निकलते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएंगे, अंडस के अंदर आएंगे। स्वेदस वो होते हैं जो श्वेद से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स के श्वेद से उत्पन्न होते हैं। श्वेद मतलब स्वेटिंग से, पसीने से जो उत्पन्न होते हैं वो श्वेदस होते हैं। उद्भिज, उद्भिज वो होते हैं जो जमीन को फाड़ के पैदा होते हैं, यानी कि प्लांट्स। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी है इसकी। उसके बाद है अंतश्चेतन, तो वनस्पति, विरुद्ध, वनस्पत्य और औषधि, इनको 4 में हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। सबको पता होगा कि वनस्पति क्या होता है, ठीक है, विरुद्ध क्या होता है, सबने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो वनस्पति जो होता है इसके अंदर आता है फल, सिर्फ जिनके अंदर फल लगते हैं ना वो वनस्पति के अंदर आता है। विरुद्ध, विरुद्ध जो होता है ये आती हैं तुम्हारी प्रतान, टेंड्रिल्स वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनकी लताएं होती हैं। प्रतान क्या होता है, लताएं। वनस्पत्य, वनस्पत्य के अंदर आते हैं दोनों फल प्लस पुष्प, यानी कि फ्रूट्स और फ्लावर दोनों इसके अंदर आते हैं। औषधि, औषधि के लिए वर्ड आता है फल पाक निष्ठा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिनके अंदर फलों का पाक हो गया हो। हम कोई भी औषधि बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका जो भी फल है उसको सुखाएंगे, उसके बाद उसका चूर्ण बनाएंगे या फिर उसके बाद उसकी औषधि बनाएंगे। तो जो
फल जो है जिसका पक गया हो, उसका अंत हो गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? औषधि बोलेंगे। तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है वो वनस्पत्य और वनस्पति में आता है। तुम्हारे यूजी में, पीजी में खूब अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वनस्पति, आगे हम इसको वापस से पढ़ेंगे, पर इसमें याद रखना है यहाँ पे वनस्पति में जो होते हैं वो ओनली फल आते हैं, अब वनस्पत्य में फल और पुष्प आते हैं। तो एक तरीके मैंने ऐसे याद किया था कि वनस्पति जो है वो देखो थोड़ा छोटा लिखा हुआ है ना, वो वनस्पत्य में, जब तुम इसको इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिखोगे तो वनस्पत्य की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी बनती है, तो इसके अंदर फल और पुष्प दोनों आते हैं। एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये जो है ना, ये इसमें ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि फल आता है या पुष्प आता है, पुष्प या फल दोनों आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। तो याद रखना, वनस्पत्य में फल और पुष्प दोनों आते हैं और वनस्पति में फल आता है। विरुद्ध मतलब प्रतान, जो कि लताएं होती हैं वो होती है कुकुरबिटेसी फैमिली वाली जो होती हैं, वो सारे प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। औषधि में क्या आएगा? फल, पाक, निष्ठा आएगा। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा है ना, ऊपर जो विमर्श दिया हुआ है ना, इसके अंदर देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लाजवंती स्पर्श करने पर सिकुड़ जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसमें ना प्लांट्स के ऊपर जो सेंसेशन होते हैं ना, मतलब बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के, वो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाजवंती जो होती है वो स्पर्श करने पर क्या हो जाएगा, उसका फूल खिल जाएंगे। ठीक है, सिकुड़ जाएगी, तो इसमें सिकुड़ जाती है। सूर्यमुखी का फूल, पहला एग्जाम्पल, 1 नंबर डाल लो। दूसरा एग्जाम्पल, भाई ये एग्जाम्पल जो है ना वो है हमारे कि प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं एग्जाम्पल कि प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो सूर्यमुखी का फूल सूर्य के अनुसार घूमता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल, हरफा रेवड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन, हरफा रेवड़ी में मेघ गर्जन से फल लगता है, कि जब बादल जो है वो गरजते हैं, ठीक है, जब हमारे पास इसमें क्या लगता है? फल लगता है। आम्र में, आम्र यानी कि आम, मैंगो, जो अभी अच्छे सीजन में सभी लोग खा रहे होंगे। आम में मध डालकर, देख रहे हो, आम में अल्कोहल को जब हम डालेंगे तब उसमें क्या होगा? फल की उत्पत्ति अधिक होती है। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये 3rd एग्जाम्पल, और ये हो गया 4th एग्जाम्पल। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, इसको डायरेक्टली तुम्हें रटना ही पड़ेगा। बीजपुर नींबू में श्रृंगाल आदि जंतुओं की वसा की गंध से फल की उत्पत्ति होती है। अशोक, उसके बाद ये 5th नंबर डाल दो यहाँ पे। अशोक वृक्ष के मूल पर कामनी अपने पैर से मारती है तो उसके गुच्छे खिल जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब कामिनी कौन है तो इसको रहने दो, बस इतना ऐसे याद रखना है इसको डायरेक्टली। ठीक है, बकुल पेड़ के ऊपर रजस्वला स्त्री मतलब क्या होता है? जिसको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ रहे हो, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो, वो रजस्वला स्त्री मुख में जल का कुल्ला लेकर डालती है तो उसमें फूल आ जाते हैं। ये थोड़े अजीब से एग्जाम्पल है लेकिन याद रखना है। तो ये 7 एग्जाम्पल, इनकी एक टेबल बना लेना है। यहाँ पर पहला लिखना लाजवंती, उसके आगे एरो लगाकर लिखना कि स्पर्श करने पर क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। दूसरा लिखना सूर्यमुखी, इसमें लिख देना आगे कि वो सूर्य के अनुसार घूमता है। फिर हरफा रेवड़ी मेघ गर्जन से, आम्र में तो बढ़िया सबको याद हो गया होगा, मध डालने से ज़्यादा फल आते हैं। बीजपुर नींबू में जंतु आदियों की वसा के गंध से फल आते हैं। और अशोक जो होता है उसमें कामनी के पैर से, अशोक में कामनी ने पैर मारा तो उसके गुच्छे खिल गए। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, कोई अशोक नाम का लड़का था, कामनी ने उसके ऊपर पैर मारा तो भाई वो खिल गया। उसके बाद बकुल पेड़ के ऊपर रसोला स्त्री मुख में जल का कुल्ला लेकर डालती है तो उससे फूल आ जाते हैं। तो इनको पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पर लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आएगा गुड़ गड़ना। तो यहाँ पर देखो, स अर्था गुरवाद्यो बुद्धि प्रत्यंता
परादी। कौन कौन से होते हैं? जो सा अर्था मतलब जिन अर्थ वाले जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको, पूछा जाता है जब डीजी पढ़ेंगे ना, द्रव्य गुण पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर भी ये तुम्हारा पूरा एज इट इज़ काम में देगा, तो यहीं से याद कर लेना। गुणवादी गुण जो होते हैं वो 20 होते हैं। बुद्धि प्रत्न आदि गुण, बुद्धि प्रत्न आदि गुण जो होते हैं वो 6 होते हैं। और परादी गुण जो होते हैं वो 10 होते हैं। इनकी नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे ही बना लेना। गुणा प्रोक्ता मतलब ये सारे गुण हैं। तो अर्थ, अर्थ में कौन कौन से आएंगे? देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ गुरु, गुरु मंद आदि 20 जिसके अंत में प्रत्न है, ऐसे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत्न और परादी 10, इन्हें गुण कहा जाता है। ये टोटल 41 है। तो टोटल गुण ये पूछा जाता है चरक अनुसार कितने गुण हैं, तो टोटल 41 है। ठीक है, याद रखना, यहीं पे लिख लेना ऐसे। अब देखो यहाँ पर पूरा विमर्श पढ़ लेना। इनको अगर तुम्हें याद करना है कि गुणवादी गुण कौन से होते हैं, ये सब का सारी चीज़ें तुम लोग पदार्थ में पढ़ के आए हो, ठीक है, डीजी में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हें याद करना है इसको तो इसका विमर्श रीड कर लेना, तुम्हें सारे मिल जाएंगे कि ये 20 कौन से होते हैं, यहाँ पर बुद्धि प्रत्न आदि 6 कौन से होते हैं और परादी गुण कौन से होते हैं। अभी के लिए हमारा जो पार्ट हमें याद करना है वो इतना ही है कि अर्थ सा अर्थ गुण 5 होते हैं, गुणवादी गुण जो होते हैं वो 20 होते हैं, बुद्धि प्रत्नादि गुण 6 होते हैं और परादी गुण 10 होते हैं और टोटल 41 होते हैं। तो चरक ने टोटल 41 बताए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको तुम यहीं पे ऊपर लिख लो। लिखो, न्याय दर्शन, जो न्याय दर्शन वाले हैं उन्होंने जो गुण बताए हैं वो 24 बताए हैं। चरक ने अभी पढ़ के आए हो कितने बताए हैं? 41 बताए हैं। और फिर लिखो, योगेंद्र नाथ सेन, आचार्य योगेंद्र नाथ सेन ने 42 बताए हैं। ठीक है, तो 42 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा जाता है 42 में कौन कौन से हैं, तो 41 तो चरक वाले हैं इनके। एक इन्होंने ऐड किया है, यही क्वेश्चन आता है, मन का अर्थ, मन का अर्थ, ये इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, और एक और लिख लो यहीं पे, चरकोपस्कार, एक सेकंड बच्चों, एक चीज़ बताओ मुझे कि चरकोपस्कार जो बुक है वो किसकी है, ये बताओ। मैंने तुम्हें इंट्रो पढ़ाया था जब सबको बताया था कि चरकोपस्कार जो बुक है वो किसकी है, योगेंद्र नाथ सेन की बुक है। ठीक है, योगेंद्र नाथ सेन की टीका है ये चरकोपस्कार। मैंने ऐसे करके याद करवाया था तुम्हें कि योगी लोग जो होते हैं वो हर किसी पे उपस्कार करते हैं, हर किसी का अच्छा करते हैं। ठीक है, तो चरकोपस्कार जो बुक है वो योगेंद्र नाथ सेन की है। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पर लिख लेना। योगेंद्र नाथ सेन ने एक और चीज़ बताई है, आत्मगुण। इन्होंने जो आत्मगुण बताए ना वो 7 बताए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अपनी बुक पे ऊपर इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेना, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट रह गया है, यहाँ पर लिख लो, वैशेषिक दर्शन ने 17 बताए हैं। तो जितना मेरे को सारे पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। ठीक है, एक और पॉइंट देखो, इधर तुम्हारे इधर मिलेगा इसमें विमर्श में, एक सेकेंड,
एक सेकेंड बच्चों, वेट करना। ये रहा, देखो, जब वैशेषिक दर्शन में रूप रस गंध स्पर्श, ठीक है, ये वाले यहाँ पर गुण माने हैं उन्होंने। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ वैशेषिक दर्शन में रूप रस गंध स्पर्श और क्या नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर 5 अर्थों में से शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर क्या नहीं है, ये लिख के दे देगा 4 ऑप्शन में, फिर पूछेगा। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, इसमें क्या नहीं है बच्चों, शब्द नहीं है। और चलो इनको एक बार याद कर लेते हैं। न्याय, न्याय जो होता है वो हमें 24 घंटे चाहिए, तो याद रखना न्याय 24 घंटे चाहिए, ठीक है। योगेंद्र नाथ सेन तुम्हें याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 41 जो है वो चरक के हैं और एक मन का अर्थ है, ठीक है। विशेष लोग, विशेष लोग कितने हैं, 17, क्योंकि उनसे खतरा है, ठीक है। ऐसे करके याद रख लेना कि विशेष लोग कितने होते हैं, 17 होते हैं। बस हो गया ख़त्म, 41 होते हैं चरक के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कर्म का लक्षण। तो कर्म का लक्षण, इसमें श्लोक इम्पॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है, इसको याद करना है। प्रत्न आदि कर्मम चेष्टितम उच्यते, ठीक है। प्रत्न आदि कर्म, जो प्रयत्न किया जाता है चेष्टा करने के लिए, उसको हम कर्म कहते हैं। कि तुम जो भी प्रयत्न कर रहे हो चेष्टा करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कर्म कहेंगे। तो यत्न पूर्वक मतलब प्रयत्न से की गई चेष्टा को कर्म कहा जाता है। अब हम इसमें इसके विमर्श पढ़ते हैं। विमर्श में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, देखो इसमें जो श्लोक है इसको टिक करो। उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनम इति कर्माणि, ये 5 कर्म भेद माने हैं। किसने माने हैं, कड़ाद ने, आचार्य कड़ाद ने। और इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो आचार्य कड़ाद है ना, ये कौन से दर्शन से प्रभावित है, तो ये वैशेषिक दर्शन से प्रभावित है, वैशेषिक दर्शन, ठीक है। तो इन्होंने कितने कर्म माने हैं, 5 कर्म माने हैं। तो पूछा जाता है आचार्य कड़ाद ने कितने कर्म माने हैं, तो 5। कौन सा, एक है उत्क्षेपण, दूसरा है अवक्षेपण, तीसरा है आकुंचन, प्रसारण, गमन, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास कर्म हो गए। अब हमें एक एक करके इनको याद करना है कि 5 कर्म, इनका मतलब क्या है। उत्क्षेपण, उत्क्षेपण मतलब ऊपर के देश से संयोग के कारणभूत कर्म को उत्क्षेपण, मतलब जैसे कि मान लो तुम्हारी जो बॉडी है उसका जो अपर रीजन है, अगर वहाँ कोई भी कर्म हो रहा है, मतलब तुम अपने हाथों से कोई कर्म कर रहे हो, तो वहाँ पर, एक सेकेंड बच्चों रुक जाओ, मैं इसका थोड़ा चार्जिंग लगा देती हूँ। उत्क्षेपण का मतलब होता है कि ऊपर के देश से संयोग, मतलब जो ऊपर, अगर ऊपर के देश से संयोग से कोई भी कर्म हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्क्षेपण बोलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अवक्षेपण। तो अवक्षेपण जो है वो क्या है, अवक्षेपण का मतलब क्या है, नीचे वाले देश से। तो जो तुम्हारी बॉडी का जो लोअर रीजन है, अगर वहाँ से लोअर रीजन से अवक्षेपण मतलब अधोदेश, अधो मतलब नीचे वाला, तो अधोदेश के संयोग से कारणभूत कर्म को अवक्षेपण। तो अगर तुम मान लो कोई भी पैरों से मूवमेंट कर रहे हो, चल रहे हो, तो वो किस में आएगा, अवक्षेपण में आएगा। नेक्स्ट आएगा आकुंचन। आकुंचन जो होता है वो क्या होता है, किसी चीज़ को खींचना, मतलब शरीर के समीप लेके आना। तो किसी चीज़ को खींचना वो क्या होता है, आकुंचन कहलाता है। देखो, शरीर के समीप देश से संयोग को कारणभूत कर्म को आकुंचन, मतलब हमें कोई भी चीज़ अपने शरीर के समीप आ रही है तो खींच रहे हो उसको, तो वो किस में आएगा, आकुंचन में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसारण। प्रसारण का मतलब क्या है, दूर दूर तक प्रसारण करना, उसका दूर दूर तक फैलाना। तो दूर देश के संयोग से कारणभूत कर्म को प्रसारण कह रहे हैं। तो मतलब आकुंचन का मतलब अगर हम देखें तो हमारे शरीर के समीप जो आसपास कुछ भी कर्म हो रहा है तो वो आकुंचन के अंदर आएगा। और अगर हमारे शरीर से दूर, कहीं दूर कुछ कर्म हो रहा है तो वो प्रसारण के अंदर आएगा, यानी कि फैलाना। नेक्स्ट जो है वो है गमन।
गमन के अंदर क्या आएगा, गमन में आएगा हमारे पास इधर उधर कहीं घूमना, बॉडी को मूव करना, वो गमन के अंदर आएगा। किसी भी प्रकार की गतिशील होने वाले कर्म को गमन कहा जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास कितने हैं, 5 दे रखे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके अंदर एक बुक दी हुई है कारिकावली। ये जो कारिकावली बुक है ना, ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी बुक है ये, तो ऊपर निकाल के लिख लो इसको, लिख लो इसको, विश्वनाथ पंचानन भट्ट। लिखो विश्वनाथ पंचानन भट्ट, इनकी बुक क्या है, कारिकावली। ऊपर डाल के लिख लो इसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास कर्म हो गए। कर्म कितने बताए हैं, कड़ाद ने 5 कर्म बताए हैं। विश्वनाथ पंचानन भट्ट की कौन सी बुक हो गई, कारिकावली हो गई। ठीक है, चलो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। बस एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है उसको, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। देखो तो कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से। चलो देखो हमने क्या देखा आज, सामान्य और विशेष। सामान्य के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। इसके भी हमारे पास 3 प्रकार होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो अब देखो इसके अंदर हमने देखा था सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम में द्रव्य सामान्य आएगा। सामान्य एकत्व कर्म गुण सामान्य होता है, तुल्य अर्थ ही सामान्य कर्म सामान्य होता है। हाश हेतु विशेषस्य ये द्रव्य विशेष होता है, विशेषस्तु पृथक्त्व ये जो होता है वो गुण विशेष होता है, और विशेषस्तु विपर्य ये जो होता है वो कर्म विशेष होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने त्रिदंड देखा था। तो त्रिदंड में सत्व, आत्मा और शरीर। फिर उसके बाद ये त्रिदंड के लिए आता है। फिर आयुर्वेद का अधिकरण देखा था कि सत्व, आत्मा, शरीर युक्त चेतन, यानी कि उसके संयोग से जो पुरुष बनता है। फिर हमने क्या देखा था, द्रव्य गणना देखी थी, जो कारण द्रव्य 9 होते हैं, कार्य द्रव्य अपरिसंख्य और चेतन और अचेतन। इसमें क्या आएगा, पंच महाभूत और DAMK, मतलब देश, आत्मा, मन और दिशा, आत्मा, मन और काल। फिर इसमें देखा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। इसमें कृत्रिम और प्राकृतिक। इसमें मैंने तुम्हें बताया था वनस्पति में फल आएगा, वनस्पत्य में फल और पुष्प आएगा, जिसके सुश्रुत ने क्या बोला था, इसको देखो वनस्पत्य में ना सुश्रुत ने वृक्ष को ऐड किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। विरुद्ध के अंदर जो आता है वो प्रतान आता है, मैंने तुम्हें बताया था प्रतान यानी कि लताएं होता है। फिर हमने देखा था नेक्स्ट औषधि के अंदर आएगा फल, पाक, अंता, ये बताया था। फिर हम देखेंगे यहाँ पर गुण गणना में देखेंगे तो चरक अनुसार 41 दे रखे हैं, जो है सार्था गुण जो 5 होते हैं, गुणवादी गुण 20 होते हैं, आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं और पराधी गुण 10 होते हैं। तो बच्चों देखो ये जो अर्थ गुण जो होते हैं ना, इनके हमारे पास कुछ सिनोनियम्स हैं। इनको विशिष्ट गुण भी बोलते हैं और इनको इंद्रिय गुण भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना है। गुणवादी गुण जो होते हैं वो चिकित्सक गुण भी बोलते हैं इसको, और शारीर गुण भी बोलते हैं। आध्यात्मिक गुण को सात्विक गुण भी बोलते हैं और आत्म गुण भी बोलते हैं। पराधी गुण को चिकित्सा सिद्धि के उपाय, तो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इसको याद रखना। पराधी गुण जो होता है वो चिकित्सा सिद्धि के उपाय कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है। अब हम देखेंगे न्याय दर्शन ने 24 बताए हैं, योगेंद्रनाथ सेन ने 42, इनकी कौन सी बुक है, चरकोपस्कार। ठीक है, इन्होंने आत्मगुण जो है वो 7 बताए हैं और 41 प्लस मन का अर्थ बताया है। वैशेषिक दर्शन में 17 बताए हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श क्या नहीं बताया, शब्द नहीं बताया।
कर्म का लक्षण, तो कणाद ने हमारे पास 5 कर्म दिए हैं, ठीक है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। वैशेषिक दर्शन से प्रभावित है, तो देखो हमने ये वाली डेफिनेशन पढ़ी है, ये अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, है ना, ये अभी हम पढ़ेंगे। मैंने इसको एक जगह कंपैरेटिव स्टडी की वजह से एक जगह लिख दिया है, इसे याद हो जाए तुम लोगों को, लेकिन हमने अभी यही वाली डेफिनेशन पढ़ी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। प्रयत्न आदि कर्म श्रेष्ठतम उच्यते। अब देखो यहाँ पर चरक अनुसार जो कर्म है ना, वो 3 भी होते हैं और वो 5 भी होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है चरक अनुसार कितने कर्म होते हैं, ठीक है, वहाँ 3 भी ऑप्शन में हो, वहाँ 5 भी ऑप्शन में हो, तो हमेशा प्रायोरिटी 3 को दे के आनी है, और अगर 3 ना हो तो 5 को देनी है, ठीक है। तो चरक अनुसार कर्म जो होते हैं वो 3 या 5 होते हैं। अब देखो 3 जो दे रखे हैं ना, वो चरक विमान के 3रे अध्याय में जब तुम देखोगे वहाँ पर 3 मिलेंगे। दृष्टि ही त्रिविध कर्मम, कौन कौन से, हीन, मध्यम और उत्तम, ये 3 कर्म कहाँ मिलेंगे, चरक के विमान स्थान में तुम्हें देखने को मिलेंगे। और 5 जो कर्म है ना, वो चरक सूत्र 26 में दिए हुए हैं। कर्म पंचविध मुक्त वमन आदि, मतलब जो 5 कर्म वमन आदि हैं वो 5 कर्म बताएं। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा चरक अनुसार कर्म, तो प्रायोरिटी हमेशा 3 को दे के आनी है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ के आना। कुछ चीज़ें रह गई हैं, एक तो पदार्थ कौन कौन से आचार्य के अनुसार किस किस प्रकार के होते हैं, ये चीज़ मेरे को ऐड करवानी है, ठीक है। तो ये कल हम ऐड करवाऊँगी मैं इसको, और तो इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया। आप जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे जब भी तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वेबसाइट पोर्टल पर वहाँ पर चैप्टर वाइज तुम्हारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, तुम वहाँ से दे सकते हो। उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट भी आएगा, तो वहाँ से तुम टेस्ट एनालिसिस भी कर सकते हो, और उसके ऊपर जो अटैम्प्ट है वो भी अनलिमिटेड है, तो इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई भी डाउट आता है तुम कभी भी मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच।